हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा बालाजी बाजीराव के बारे में, अहमद शाह अब्दाली के बारे में और पानीपत के प्रथम युद्ध। आज हम पढ़ेंगे पेशवा माधवराव, पेशवा नारायण राव और माधवराव द्वितीय, और साथ ही में माधवराव द्वितीय के समय में जो युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंग्रेज मराठों के बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। कैसे कौन कौन सी घटना घटी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज़। तो आप जानते हैं बीके स्टडीज़ यानी www.com आप डालेंगे तो वेब पोर्टल मिलेगा जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही वहाँ से लिंक मिलेगा जिससे आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप हमारे सारे लिंकों पर अवेलेबल हो सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले माधवराव, अभी हम पढ़ चुके थे पानीपत का। अब क्योंकि बालाजी बाजीराव की जो युद्ध के बाद घटना के बाद काफ़ी आहत होते हैं, पानीपत के युद्ध के बाद इतने सैनिक होने के बाद एक तरीके से राजा के लिए उसके सैनिक उसके पुत्र के समान होते हैं, और इतने सारे पुत्रों को खोने के बाद कोई चैन से कैसे बैठ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका गहरा आघात पड़ा था और मृत्यु मृत्यु हुई उससे पहले ही वो पेशवा घोषित कर जाते हैं। देखिए कैसे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाद माधवराव को पेशवा बनाया गया। देखिए, माधवराव प्रथम का जन्म माधवराव प्रथम का जन्म बालाजी बाजीराव और उनकी पत्नी गोपिका बाई, याद रखें बालाजी बाजीराव जो कि बाजीराव प्रथम के पुत्र और बालाजी विश्वनाथ के प्रपौत्र थे, प्रथम संतान के रूप में 16 फरवरी 1745 ईस्वी में हुआ। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था नारायण राव। छोटा भाई था जिसका नाम क्या था? नारायण राव। 9 दिसंबर 1753 को माधवराव का विवाह, याद रखें 9 दिसंबर 1753 को माधवराव का विवाह रमाबाई नामक बालिका से हुआ। याद रखें 9 दिसंबर 1753 को माधवराव का विवाह रमाबाई नामक बालिका से हुआ। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही यह निर्णय किया कि उनके बाद अल्पवयस्क होने के बावजूद उनका बड़ा पुत्र माधवराव ही पेशवा की गद्दी पर बैठेगा। चाहे वो अल्पवयस्क था, अभी वयस्क नहीं था, लेकिन वो घोषणा करके गए थे कि अल्पवयस्क होने के बावजूद भी वो गद्दी पर बैठेगा। और उसके वयस्क होने तक उसके चाचा रघुनाथ राव यानी राघोबा, देखिए राघोबा आगे चलकर मराठों के साथ गद्दारी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखना आगे चल के इस पर बहुत ही आंग्ल मराठा युद्ध में राघोबा का बहुत बड़ा हाथ था। पेशवा की ओर से राजगाज संभालेगा। इसी निर्णय के अनुसार पेशवा बालाजी बाजीराव के निधन पर श्राद्ध कार्य संपन्न होने के बाद माधवराव को छत्रपति से मिलने के लिए सतारा ले जाया गया। वहीं 20 जुलाई 1761 को छत्रपति के द्वारा माधवराव को पेशवा पद के वस्त्र प्रदान किए गए, लेकिन वास्तविक शासन उसके चाचा रघुनाथ राव के हाथ में रहा। माधवराव की सबसे बड़ी सफलता मालवा और बुंदेलखंड विजय थी। याद रखें, बहुत ही कुशल शासक और रणनीति में महारत हासिल। तो सबसे बड़ी सफलता कौन सी? मालवा और बुंदेलखंड। माधवराव ने 1763 में उदगीर या उदयगीर के युद्ध में हैदराबाद के, देखिए हैदराबाद के जो निजाम थे, अब पानीपत के युद्ध में इन्होंने साथ दिया था किसका? अहमद शाह अब्दाली का। तो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बातचीत चल रही थी और बाजीराव प्रथम में, जबकि बाजीराव प्रथम ने साथ दिया था निजामों का। अब फिर ये हैदराबाद के निजामों को क्या करते हैं? पराजित कर माधवराव और निजाम के बीच राक्षस भवन एक जगह पड़ती है, राक्षस भवन, वहाँ पर एक संधि होती है। 1768 में अंततः माधवराव फर्स्ट यानी प्रथम द्वारा रघुनाथ को परास्त करके कैद में। अब जब वो वयस्क हो जाते हैं, फिर रघुनाथ राव जो होते हैं कुछ शासन से अलग काम करने लगते हैं, एक तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। बताएंगे इसके बारे में भी आगे कि पुत्र को क्यों बनाया और कैसे वो चाहते थे कि शासन पर उनका पुत्र बैठे। कैद में डाल दिया। अंत समय में भागे हुए। अब
कैद में डाल दिया। अब यहाँ पर कहानी जो बदलती है इनके बारे में, वो बदलती है जब मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय, याद रखेंगे आलम शाह द्वितीय जब भाग कर आता है, जब एक तरीके से अंग्रेजों ने उसे उस पे कब्जा कर लिया और जब वो भाग कर आता है तो महादजी सिंधिया की सहायता से 1772 ईस्वी में अपने संरक्षण में लिया और वापस आलम शाह द्वितीय को गद्दी पर बिठाया। बदले में इन्होंने 4 लाख रुपए और इलाहाबाद व किला, तो इलाहाबाद व किले की सूबेदारी ली। तो याद रखेंगे इलाहाबाद, ये किला नहीं होगा, ये होगा कड़ा, इलाहाबाद व कड़ा, ये याद रखेंगे कड़ा। इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ती है कड़ा, तो इलाहाबाद व कड़े की सूबेदारी ली। 1771 में हैदर अली को पराजित कर उसे नजराना, देखिए हैदर अली उस समय मैसूर में एक बहुत बड़ी पावर के रूप में था, अंग्रेजों को भी धूल चटा चुका था वो, लेकिन कहीं ना कहीं मराठे उस पर हावी थे। मराठा शक्ति एकदम, पानीपत के युद्ध में इतना नुकसान होने के बाद भी मराठे ने बहुत ही जबरदस्त जिसे कहते हैं वापसी करी और हैदर अली को भी क्या किया, बाध्य किया। इसके बाद जो हम अगला साम्राज्य पढ़ेंगे वो भी मैसूर के बारे में ही पढ़ेंगे, मैसूर साम्राज्य और आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में। देखिए माधवराव ने रोहेलों, राजपूतों और जाटों के अधीन लाकर उत्तर भारत पर मराठों का वर्चस्व स्थापित कर दिया। अब इन्होंने पुनः मराठों को शक्ति में ले आए। 1771 में माधवराव के शासनकाल में मराठों निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बिठाकर पेंशन भोगी बना दिया। नवंबर 1772 में माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है और ये मराठों के लिए ग्रांड डक, कहने का मतलब ये उनके लिए सबसे बड़ी क्षति, ग्रांड डक का मतलब होता है कि सबसे बड़ी क्षति। अब इसके बाद 1772 से 1774 तक नारायण राव पेशवा बनते हैं। देखिए नारायण राव के साथ क्या दुर्घटना घटती है। माधवराव की अपनी कोई संतान नहीं थी, अतः माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। अब नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव से गद्दी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चला और अंत में राघोबा की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, यानी 1774 में क्या कर दी, हत्या। अब आते हैं माधवराव। अब देखिए माधवराव जो थे द्वितीय, माधव नारायण या माधवराव द्वितीय, ये नारायण राव के पुत्र थे और जिन्होंने जन्म में ही नहीं लिया था। देखिए आगे अब इसके बारे में 1774 ईस्वी में नारायण राव की हत्या कर पुत्र माधव नारायण को पेशवा की गद्दी, जिन्हें माधवराव द्वितीय कहा जाता है। जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी। 18 अप्रैल 1774 ईस्वी में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा गया। 12-22 सांसद, देखिए इसमें 12 लोगों की एक काउंसिल हुआ करती थी जिसका सदस्य, ये जो 12 लोग थे प्रशासन की देखरेख, माधवराव द्वितीय को पेशवा नियुक्त कर दिया और नाना फडणवीस को, याद रखें नाना फडणवीस, देखिए इस चित्र में ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर बैठे हुए, ये है नाना फडणवीस और ये हैं दाऊजी सिंधिया, ठीक है। तो नाना फडणवीस को इनका संरक्षक नियुक्त किया। 12 भाई सांसद ने या संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर राघोबा ने दिसंबर 1774 में थाना पर आक्रमण कर दिया, यानी मुंबई में थाने जगह पड़ती है वहाँ पर आक्रमण कर दिया और पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। इसके काल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब देखिए कारण, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था, पहला था सूरत की संधि। अब देखिए राघोबा जो होता है वो भागकर कहाँ चला जाता है, बम्बई गया, वहाँ पर काउंसिल के अध्यक्ष। अब देखिए उस समय तक आप सब ये जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ चुका था। अब जो तीनों जगह का प्रशासन यानी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास तो और महाराष्ट्र, तो इनकी जो पावर थी वो कहीं बंगाल के अधीन थी। तो जब इनके डिसीजन को, जब तक बंगाल के गवर्नर की मोहर नहीं लगती तब तक नहीं। यहाँ पर वहाँ जो वायसराय थे, जो पहले थे, उन्होंने उस बात को क्या किया, मान ली। तो यहीं पर एक विवाद उत्पन्न होता है। देखिए तत्पश्चात कंपनी की बम्बई शाखा को राघोबा के बीच 6 मार्च 1775 को संधि हो गई, जिसे सूरत की संधि कहते हैं। इस संधि की
शर्तें निम्नलिखित थी। राघोबा ने अंग्रेजों को बम्बई के समीप सालसेट द्वीप, थाने और जम्बूसर का प्रदेश तथा बसिन देने का वादा किया। साथ ही में सूरत और बड़ौज के राजस्व का भी अधिकार दे दिया। अंत में राघोबा और अंग्रेजों से क्या मांगा कि आप हमें पेशवा बनाने में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। सूरत की संधि के अनुसार बंबई सरकार राघोबा से 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च लेकर 2500 सैनिक की सहायता देगी। अपनी सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की शाखा को 6 लाख रुपए देगा। तो यानी कि कंपनी को अलग से पैसा देना है और 1.5 लाख में सैनिक सहायता अलग लेनी है। यदि राघोबा पूना से कोई समझौता करेगा तो उसे अंग्रेजों को भी शामिल करेगा। कंपनी की शाखा ने यह संधि गवर्नर जनरल यानी वारेन हेस्टिंग को बिना पूछे की थी और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की बंबई शाखा इसके लिए अधिकृत नहीं थी। संधि के बाद हॉर्नबाय ने केवल एक पत्र लेकर इसकी सूचना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को भेज दी। इस संधि के कारण ही अंग्रेज व मराठों के संघर्षों का सूत्रपात हुआ। मॉडसन ने मराठों को जो आश्वासन दिया था कि इस संधि द्वारा तोड़ दिया। अब मॉडसन जो वहाँ का शासक था, जो बम्बई का प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, उसने मराठों को आश्वासन दिया था, वो इस संधि के द्वारा फिर क्या होता है, टूट जाता है। राघोबा ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संपूर्ण मराठा जाति की प्रतिष्ठा का क्या कर दिया, बलिदान। सूरत की संधि के बाद बम्बई सरकार ने राघोबा की सहायता हेतु एक सेना भेजी। अंग्रेज सेनाएं पूना की ओर बढ़ीं। 18 मई 1775 को अंग्रेज और मराठों के बीच अर्रास नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसमें मराठे पराजित हुए। अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया, किंतु इस समय बंगाल काउंसिल ने हस्तक्षेप किया क्योंकि यह सरकार ने बिना समझौता के बंगाल की स्वीकृति से किया था। बंगाल काउंसिल ने सूरत की संधि को अस्वीकार करते हुए युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया क्योंकि यह संधि राघोबा द्वारा हस्ताक्षरित है और वह पेशवा नहीं है। सूरत की संधि से कंपनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ा है। मराठा शक्ति से अंग्रेजों को कोई क्षति नहीं हुई है। उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। यह संधि रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध है। अब बंगाल काउंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया, फिर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तब बंगाल काउंसिल के कर्नल अपटन ने मराठों से बातचीत करने, अब कर्नल अपटन जाते हैं मराठों से बातचीत करने। अपटन ने पूना पहुंचते पर युद्ध बंद हो गया। पूना में अपटन और मराठों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए क्योंकि अपटन ने राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया। अब अपटन से कहा, हमारी बस एक ही शर्त है कि आप हमें राघोबा सौंप दीजिए, आप राघोबा सौंप देंगे तो कोई विवाद ही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वह हमारी शरण में आया हुआ है और हमारा रक्षा करना उसका हमारा दायित्व। तो क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं राघोबा के जरिए वो इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार करें, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में भी ये लालच पल रहा था। वह सालसेट और बसिन पर अधिकार बनाए रखना चाहता था, अतः वार्ता असफल हो गई और युद्ध पुनः शुरू। मराठा ने बड़ी वीरता प्रदर्शन किया, किंतु दुर्भाग्य से पेशवा का विद्रोही मराठा सरदार सदाशिव एक दूसरे मोर्चे पर मराठा के विरुद्ध आधम का। आप देखिए, ये सदाशिव भाऊ नहीं है, ये दूसरे सदाशिव हैं, ये मराठों के विरुद्ध आ जाते हैं और उन्होंने अंग्रेजों से 1 मार्च 1776 को, देखिए 75 में हुई कौन सी संधि, अभी आपने पढ़कर आए हैं, 75 में हुई आपकी सूरत की संधि और 76 में हुई आपकी कौन सी, पुरंदर की संधि। देखिए पुरंदर की संधि, अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की उसके लिए मराठा अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देंगे। सूरत की संधि को रद्द किया गया। मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। राघोबा अब कोई सेना नहीं रख सकेगा, गुजरात में कोपर गांव में जाकर बस जाएगा। युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए हैं वो अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। इस संधि पर मराठों की ओर से सुखराम बापू ने और अंग्रेजों की ओर से कर्नल अपटन ने हस्ताक्षर किए, किंतु बंबई सरकार और वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसी बीच मराठों ने विद्रोही सदाशिव को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। अब मराठे अंग्रेजों से निपटने के लिए तैयार थे। स्थिति उस समय और अधिक जटिल हो गई जब 1778 में एक फ्रांसीसी राजदूत सेंट लुबिन
फ्रांस के सम्राट का पत्र लेकर मराठा दरबार में पहुंचा तो मराठों ने उसका क्या किया, स्वागत किया, क्योंकि मराठे भी इस बात को जानते थे कि कहीं ना कहीं फ्रांस के पास तोप शक्ति, जल शक्ति बहुत अच्छी है, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए। तो स्वागत किया, किंतु जब अंग्रेज राजदूत मॉडसन पूना पहुंचा तो उसका कोई विशेष स्वागत नहीं किया। अतः ये अफवाहें फैलने लगी कि मराठों और फ्रांसीसियों में संधि। अब अफवाहों का दौर गर्म हो गया कि भाई इन दोनों में तो दोस्ती हो गई, अब इन दोनों में दोस्ती हो गई, ये कल को हम पर हमला कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। उधर मॉडसन ने मराठा दरबार में एक मंत्री मोरोवा को अपनी ओर मिलाकर नाना फडणवीस और सुखराम बापू में फूट डलवा दी। बस जो बंटाधार करना था वो कर दिया, क्योंकि जहां बीच में कोई आ जाता है वहीं दो लोगों में फूट पड़ जाती है। सुखराम बापू जो पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर करता था, उसने गुप्त रूप से बंबई सरकार को लिखा कि राघोबा को पेशवा बनाने में वह भी मदद देने को तैयार है। अतः बंबई सरकार ने कहा, चूंकि पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला स्वयं हमारे निकट आ रहा है। बंबई सरकार ने क्या बोला, चूंकि पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला स्वयं हमारे निकट आ रहा है, इसलिए पुनः युद्ध चालू करने पर संधि का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बंगाल काउंसिल ने इसका विरोध किया, किंतु वॉरेन हेस्टिंग ने बंबई सरकार का समर्थन किया। यद्यपि मराठों ने स्पष्ट कर दिया कि फ्रांसीसियों के साथ उनकी कोई संधि नहीं हुई है तथा सेंट लुबिन को भी वापस भेज दिया, किंतु हेस्टिंग ने 17 मार्च 1778 में बंबई सरकार को युद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया। अब हेस्टिंग को जब इस बात का पता चला कि अंग्रेजों का अपमान हुआ है, ये हुआ, तो कहीं ना कहीं हेस्टिंग के दिमाग में भी आया कि अब युद्ध कर लिया जाए। बंबई सरकार ने कर्नल एक्टस के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु जब मराठों के हाथों पराजित हुआ, अब वह मराठों के हाथों पराजित हो गया क्योंकि मराठे उस समय पावर में थे। अब उसके स्थान पर कर्नल काकवर्ग की नियुक्ति की गई। मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर कर रहे थे। मराठा सेना धीरे धीरे पीछे हटती गई और ब्रिटिश सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई पूना से 18 मील दूर, याद रखें, पूना से 18 मील दूर तेलगांव के मैदान तक आ पहुंची। 19 जनवरी 1779 को तेलगांव पहुंचते ही अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मराठों को उन्हें तीन ओर से घेर लिया। मराठों ने क्या कर लिया, उन्हें तीन ओर से। इस पर मराठों ने आगे बढ़कर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए। इस पराजय के साथ ही बंबई सरकार को एक अपमानजनक सौदा यानी समझौता करना पड़ा। 29 जनवरी 1789 को दोनों पक्षों में बड़गांव का समझौता हो गया या फिर बड़गांव की संधि। अब बड़गांव की संधि में क्या क्या कंडीशनें थी, अंग्रेज राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे, कर दिया भाई। इस समय तो जो मराठे कहते हैं उन्हें मानना था। अब तक अंग्रेजों ने जितने मराठों पर अधिकार किया है सब मराठों को सौंप देंगे। जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा ना कर दें, 2 अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास कैद में रहेंगे। बड़गांव का समझौता अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक था। स्वयं हेस्टिंग ने कहा, जब मैं बड़गांव के समझौते की धाराओं को पढ़ता हूं तो मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। अतः हेस्टिंग ने उस समझौते को स्वीकार नहीं किया, किंतु दूसरी ओर का नेतृत्व कर्नल गार्डर कर रहा था। जब नाना फडणवीस को अंग्रेजों के आक्रमण की सूचना मिली तो उसने नागपुर के शासक भोंसले, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के शासक हैदर अली को अपनी ओर मिलाया। अंग्रेजों पर आक्रमण की योजना तैयार की, किंतु हेस्टिंग की कूटनीति से निजाम व भोंसले को मराठों से अलग कर दिया। कर्नल गॉडर्ड अहमदाबाद व बसिन पर अधिकार करके 1780 में बड़ौदा पहुंचे। उसने बड़ौदा के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि की और पूना की ओर बढ़ा। अब 3 अगस्त 1780 को ग्वालियर के किले पर क्या कर लेता है, अधिकार। तत्पश्चात सिप्री नामक स्थान पर महादजी सिंधिया व पोफम के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें महादजी सिंधिया पराजित हुआ और 13 अक्टूबर 1781 को अंग्रेजों ने संधि कर ली। इस संधि की महत्वपूर्ण धारा ये थी कि महादजी मराठों व अंग्रेजों के बीच संधि करवा देगा
तथा उस संधि का पालन करवाने हेतु अपनी गारंटी देगा। अब आती है सालवाई की। गुजरात में कर्नल गार्डर्ड व मराठों के बीच युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना का दबाव कम करने के लिए नाना फडणवीस ने हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए कहा। हैदर अली ने कर्नाटक पर धावा बोल दिया। इसके बाद तो अंग्रेजों की निरंतर पराजय होने लगी। ब्रिटिश सेना का मनोबल गिरने लगा, क्योंकि वो तो मैसूर राज्य पर अटैक करना चाह रहे थे और यहाँ उनके हाथ से बंबई भी छिनता नजर आ रहा है, पूना भी निकलता नजर आ, तो कहीं ना कहीं उनकी जमीन हिलने लगी। अतः हेस्टिंग ने एंडरसन को मराठों से बातचीत करने के लिए भेजा। बातचीत के दौरान हेस्टिंग ने एंडरसन तथा नाना फडणवीस को जो पत्र लिखे, उनसे स्पष्ट होता है कि वह संधि के लिए अत्यधिक व्यग्र हो रहा था। 17 मई 1782 को अंग्रेज और मराठों के बीच सालवाई की संधि हो गई। संधि की शर्तें निम्न थीं। इसके अनुसार सालसेट और थाने दुर्ग अंग्रेजों को मिले। अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया और मराठों ने रघुनाथ राव यानी राघोबा को 25,000 रुपये पेंशन देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा तथा फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार किया। बड़ौदा के जिन भूभागों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था, उन्हें पुनः बड़ौदा के शासक को लौटा दिया। इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली जीते हुए प्रदेश लौटा देगा तथा वह पेशवा, कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। सालवाई की संधि का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इसके बाद 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही। 17 मई 1782 को सालवाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुई। टीपू सुल्तान को 1792 में, हैदराबाद के निजाम को 1795 में पराजित करने के बाद एक बार फिर पुनः मराठा शक्ति स्थापित हो गई। देखिए, हम इसके बाद अब जो बचे हुए पेशवा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और हो सके अगर तो द्वितीय युद्ध भी पढ़ ले। प्रथम युद्ध हो गया, द्वितीय और तृतीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है उस पर याद रखेंगे। तो बात यह है कि राघोबा किसका पुत्र था, इसका उत्तर देना है। दूसरा क्वेश्चन, राघोबा का ताराबाई से क्या रिलेशन था, ये उत्तर देना है। तीसरा, ताराबाई की समाधि महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। और बाकी आपको ये याद रखना है कि सालवाई की संधि किस तिथि को हुई। तो ये चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में यानी आंसर में देनी है। और साथ ही माधवराव द्वितीय को कब पेशवा बनाया गया, इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी लिखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लोगों से शेयर ज़रूर करें। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।